तब हम आज आ गए हैं आपका लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है फूड वेव। फूड वेव क्या है? तो इंटर कनेक्शन, क्या लिखा है? इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन, मतलब बहुत सारे फूड चेन का इंटर कनेक्शन होता है। देखिए फूड चेन में क्या है ना, हम लोग लीनियर रिलेशनशिप दिखाते हैं कि एक प्रोड्यूसर से बाद हर्बीवर्स का कर्निवर टॉप कार्निवर्स, या प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी और टॉप कंज्यूमर, लीनियरली दिखाते हैं, यूनिडायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन फूड वेव मतलब क्या? जाल, मतलब जाल है। बहुत सारे फूड चेन को एक साथ मिला दें, कनेक्शन उनका आपस में, तो वो कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि अगर हम लोग ग्रास की बात करें तो ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हुपर्स। इसको कौन खाता है? इंसेक्ट्स। इसको कौन खाता है? फ्रॉग। इसको स्नेक। अगर ग्रास की बात करें तो इसको कौन खाता है? रैबिट। ठीक है, रैबिट को कौन खाता है? कैट। कैट को कौन खाता है आपका? तो आप लायन कह सकते हैं, या पैंथर कह सकते हैं, लायन कह सकते हैं, टाइगर कह सकते हैं। ठीक है, ग्रास को कौन खाता है? गॉट, बकरी। ठीक है, और इस बकरी को कौन खाता है? तो आपका लायन। ठीक है, फ्रॉग, कैट जो है ये फ्रॉग को भी खा सकता है। ठीक है, कैट जो है अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे रैट, ग्रास को कौन खाता है? तो रैट। रैट को कौन खा सकता है? तो ये। और रैट जो है, रैट को जो है ना वो स्नैक भी खा सकता है। तो ये जो कनेक्शन बना तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं हम लोग फूड चेन। तो फूड चेन में क्या करेंगे आप? 2-3 फूड चेन बना लेंगे और उसको क्या करेंगे? आपस में उसके लिंक करेंगे, कौन किसको खा रहा है, तो वो हो गया आपका फूड वेव हो गया। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ह्यूमन कर दें तो ये लायन बाघ को भी खाते थे पहले के ज़माने के लोग। ठीक है, ये आप चाइना में देखेंगे तो स्नैक को भी खाते हैं लोग, या बहुत सारी जगह पे। आप कैट का तो पता नहीं है, फ्रॉग अब क्या है, किसको खाते हैं पता नहीं है, सब खाने वाले तो कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर समझना चाहे तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको वही है, ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? माउस, गॉट, रैबिट, ये सब कितने हैं? हर्बीवोर्स हैं। अब माउस को कौन खा रहा है? तो स्नैक। और इसको क्या खा रहा है? ईगल्स। रैबिट जो है वो किसको ईगल जो है वो रैबिट को भी खा सकता है। ईगल जो है वो क्या खा सकता है? रैबिट को भी खा सकता है। माउस जो है उसको कौन खा रहा है? वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट को कौन खा रहा है? तो आपका लायन। गोट है, गोट को कौन खा रहा है? तो लायन। तो ये इंटरकनेक्शन, तो इंटरकनेक्शन बिटवीन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम लोग यहाँ पे और ध्यान देंगे। तब आता है, एक आता है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या है? तो छोटे टर्म्स है जिसको कि हम लोग आगे बढ़ते हुए चले ख़त्म कर लेंगे, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। अब प्रीडेटर ईट्स अदर एनिमल इन फूड चेन। ठीक है, प्रीडेटर्स क्या होता है? ईट्स अदर एनिमल इन फूड चेन। अदर एनिमल्स को ये प्रीडेटर खाने वाला। और क्या? प्रे क्या होता है? एनी एनिमल्स विच हंटेड और किल बाई अनदर एनिमल फॉर फूड इज कॉल्ड प्रे। मतलब जो प्रीडेटर है वो किसको खा रहा है? प्रे को खा रहा है। तो खाने वाले जो खा रहे हैं वो प्रे हो गया, जो खा रहा है वो प्रीडेटर हो गया। ठीक है, तब आ जाइए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है भाई? तो यहाँ पे लिखा है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एट द टॉप लेवल ऑफ द टॉप ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। केमिकल, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल। ठीक है, इसलिए कहा था कि ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है ना आपके वो किसी तरह से प्रोड्यूसर के पास कंज्यूम हो रहा है, वहाँ से आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर तक वो कंज्यूम हो रहा है और कंसनट्रेटेड हो जा रहा है। तो जितना हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, फूड चेन में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तब है आपका यहाँ पे लिखा है केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड यूज ऑन आवर क्रॉप इंटर द फूड चेन। वो क्या गया? फूड चेन में इंटर कर गया। इसीलिए अब चूंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं पेस्टिसाइड से बचने के लिए, क्योंकि इनका बॉडी पे हमारा इफेक्ट दिख रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा हाइड्रोलिक फार्मिंग को हम लोग ये कहते हैं। हाइड्रोलिक फार्मिंग में तो ऑलमोस्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। तब है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल
लिखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन अ फूड चेन गेट हायर एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एनर्जी का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। ये समझना है। एनर्जी जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप कंज्यूमर, तो एनर्जी जो है ना 10% रूल से फॉलो कर रहा था वहाँ पे। 10% हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। लेकिन केमिकल जो है ना वो कंसनट्रेटेड, मतलब आप यहाँ पे केमिकल्स तो हैं प्रोड्यूसर में लेकिन कंसनट्रेटेड नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे कंसनट्रेटेड, मतलब डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा वो केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन, ऑलमोस्ट पॉल्यूशन हम लोग पढ़े ही पढ़े हैं, डिप्लेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस यही एक बात है कि हम लोग ओजोन और पॉल्यूशन पे जब भी चर्चा करते हैं तो एसी रूम में बैठ के करते हैं। और ये हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश के क्या, हमारे वर्ल्ड की, कि इस पे पॉल्यूशन पे वही लोग सोच रहे हैं जो एसी में बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं। चलिए, ऐसा लगता है उन लोगों को जो एसी में बैठ के सोचते हैं कि हम ही सोच रहे हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक हम ही हैं। बहुत कड़वा वर्ड है लेकिन ठीक है, अब किसी को बुरा लगा तो सॉरी। चलिए, ओजोन लेयर क्या है, इट्स हेल्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यूवी रेडिएशन क्या है, तो हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म नॉन काउज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बीइंग। ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा जानता है यूवी रेज और आपका ये हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आता है या फिर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहाँ से भी जो आता है। काउज ऑफ डिप्लेशन, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण क्या है, तो ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ केमिकल, सिंथेटिक केमिकल लाइक्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि पहले सेविंग क्रीम वगैरह से निकला करता था, गैस वगैरह, ये सब ओजोन डिप्लेशन, विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट्स में पहले यूज करते थे, अब नहीं करते हैं, एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो ये गैस जब इन्वायरमेंट में जाता है तो वहाँ पे ओजोन को डिप्लेट करता है। समझिएगा ओजोन के डिप्लेशन को, यहाँ पे ये है आपका ओजोन। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ये O2 और प्लस ऑक्सीजन में चेंज करता है। मतलब कि एक बार जब ये ऑक्सीजन में चेंज कर गया फिर से ये कंबाइन करके ओजोन बन गया। ये रिएक्शन चल रहा है इन्वायरमेंट में, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो बढ़िया है ना सर, दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे ओजोन कन्वर्ट कर रहा है और फिर से ओजोन ही बन जा रहा है। दिक्कत यहाँ है कि ये जो है इसको हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव, न्यूली बॉन्ड। ठीक है, न्यूली बॉन्ड जो ऑक्सीजन होता है ना, हाईली रिएक्टिव। तो जब भी आप ब्रैकेट में ऑक्सीजन को देखें तो ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है। अब क्या है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स आ गए। अब पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो पॉल्यूट कर रहा है, ये कंबाइन कर जा रहा है किसके साथ, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। क्यों, ये नहीं, मतलब ऑक्सीजन, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है हाईली रिएक्टिव मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है ये नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये कभी भी ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ये O2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तब क्या है, तो यहाँ पे जो आपको ये जो है, ये अब जब ये चला गया यहाँ पे तो फिर क्या ये कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत इस रिएक्शन से नहीं है, दिक्कत हमको इस रिएक्शन से नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटो अपने आप हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहा है कौन, ये पॉल्यूटेंट जितने भी हैं, गैस हैं, SO2 हैं, जो भी हो। ठीक है, वो ट्रैप कर ले रहे हैं। अब जब ट्रैप हो गया तो क्या ये बचा, ये तो नहीं बचा। तब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन बचा, अब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो कन्वर्जन है ना, इसके कारण ये डिप्ले हो रहा है। ये डिप्लेशन का एक मैकेनिज्म है जिसको कि आप समझ सकते हैं, हायर क्लास में जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको समझाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तब आता है मैनेजमेंट एंड गार्बेज वी प्रोड्यूस। कैसे मैनेजमेंट करें, पढ़ते तो बचपन से हैं। बेचारा गाड़ी वाला भी आता है कचरा उठाने के लिए, ठीक है, वो भी मैनेज नहीं कर पाता है, वो भी शहर के बाहर जाके फेंक देता है, जहाँ से कि गंदगी फैलता ही फैलता है। चलिए, सेग्रीगेशन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए वो जो कचरा वाला गाड़ी आता है वो आपको 2 तरह का आपको बॉक्स रहता है, और गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा करके क्लासीफाई किया गया। रिप्लेस प्लास्टिक बैग विथ पेपर एंड जूट क्लॉथ बैग्स। ठीक है, रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ पेपर और जूट, मतलब नेचुरल जो फाइबर है उसको अलग कीजिए, आर्टिफिशियल को अलग कीजिए। रिसाइकल वेस्ट सच एज पेपर, ग्लास, क्लॉथ, मतलब जो नेचुरल हो गया वो आप जो है ना, आप नेचुरली जो है ना उसको आप रिसाइकल कर सकते, जो रिसाइकल हो सकता है उसको कर दीजिए।
could be segregate and disposed of accordingly, और उसको डिस्पोज कीजिए जहाँ पे वो डिस्पोज होता है उस तरह से डिस्पोज करिए। स्टार्ट वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग जो कि हम लोग भूल ही चुके हैं। अब तो छोटा सा घर खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे इतना छोटा, घर बनाएंगे इतने बड़े में, समझिएगा ये मेंटलिटी बना हुआ है हमारे यहाँ का। ज़मीन खरीदे इतना बड़ा, घर बनाए इतना बड़ा, ठीक है। अब ना उसमें खिड़की ना दरवाज़ा, तो जाहिर सी बात है जो रहने के लिए तो सफिशिएंट ज़मीन आप खरीदे ही नहीं है, उसमें जो घर बना दी, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए तो आपके पास ऐसे ही जगह नहीं होगा, ठीक है। और गांव में लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या है वर्मी कंपोस्टिंग होता नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टार्ट वर्मी कंपोस्टिंग और नेचुरल कंपोस्टिंग, ये हम लोग यूज करते हैं। जो गांव वाले फार्मर्स लोग यूज करते हैं, एक जगह कहीं जो है ना डालते हैं, एक जगह पूरे गांव का कचरा एक ही जगह जाता है, बाद में वो उसको आप मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, अपने खेतों में स्प्रेड करते हैं और वहाँ से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करता है। कीप द सराउंडिंग क्लीन, डू नॉट डंप वेस्ट जस्ट आउटसाइड द हाउस। हम लोग यही तो कर रहे हैं, अपने घर को साफ कर लिए और कचरा बाहर फेंक दिए, और देखे भी नहीं, ऐसे देख के बाहर फेंक दिए। बाजू वाला आपको कुछ बोल भी रहा है कि भैया ऐसे नहीं फेंकते, कचरा डस्टबिन फेंकते, आप बिना सुने आप सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। ये मेंटलिटी हमारा, तो ये जो मेंटलिटी रहेगा ना, तो पॉल्यूशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एसी रूम में जब बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, तो कभी वो ख़त्म नहीं होगा। चर्चा करना है तो आप आ जाइए ना, धूप में आ जाइए। तब आपको सबसे पहले जरूरत क्या होगा कि भाई यहाँ पे हम शेल्टर होना चाहिए, तब आप प्लांट लगाएंगे। प्लांट कैसे लगता है पता है, टेंडर निकलता है, बहुत सा प्लांट आ गया, मिल गया, चला गया, सब कोई लगा लिए, फ़ोटो खिंचा लिए, बस फ़ोटो खिंचा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहा है। अगर बेसिक ग्राउंड लेवल पे अगर हकीकत कहें तो बस फ़ोटो जितना खिंचा रहा है उसका 1% भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। जितना फ़ोटो खिंचा रहा है उसका 1% भी नहीं। ये हमारा कैलकुलेशन है, आप चाहे तो देख लीजिए, बुरा लगेगा, हमारी बात लगेगा, लेकिन ये जो पॉल्यूशन है ना, ये सही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो कोशिश करें आसपास में जितना हो सके आप ये करें तो सही रहेगा अपना, और क्या, ठीक है।